A very good morning, student. So, again, we continue with chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. In this video, our topic is silent features of DNA double helix. So, let's start today's topic. सो स्टूडेंट्स डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने कुछ हद तक स्टडी कर ही ली है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बताया था, और जो हमारा डीएनए है वो किस चीज़ का बना हुआ है, आपका बहुत से न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं डीएनए इज फॉर्म बाय पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, डीएनए में हमको पता है कि तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, दैट इज़ योर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को और थोड़ा अच्छे से डिटेल में हम आज स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है आपका फर्स्ट पॉइंट, DNA is made up of two polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar, phosphate and the base is project inside। तो देखिए बता रहा है कि ये जो है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनी होती है। मतलब आपकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो है, लेकिन वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स हैं, ठीक है। और ये जो आपका डीएनए है उसका बैकबोन किसका बना होता है, तो उसका बैकबोन बना होता है शुगर और फॉस्फेट का। मतलब जो आपका पेंटोज शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका डीएनए का बैकबोन बना होता है, उससे डीएनए का बैकबोन बना होता है, ठीक है। और बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका नाइट्रोजनस बेस, दैट इज योर एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ओके, then the two chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has polarity 5' to 3', the other has 3' to 5'। फिर बता रहे कि और जो आपके दोनों चेन्स हैं, है ना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें एक एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मतलब पोलर्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो इनमें कैसा होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी रहती है। और ये जो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, तो एक चेन की जैसे आपकी 5' से 3' में जा रहा है, तो दूसरा चेन जो है आपका किस में जाएगा, 3' से 5' की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। Then the bases in two strands are paired through hydrogen bond, forming base pairs। फिर मैंने आपको दिखाया था कि हेलिकल स्ट्रक्चर में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों बेस पेयर, ये बेस पेयर होते क्या है, आपके नाइट्रोजनस बेस ही होते हैं, दैट इज एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये जो बेसिस है ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड से मिल जोड़ के बेस पेयर बनाते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में देख ही लेते हैं। तो देखिए आपका डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गए। अब इसके बीच में आपका बेस पेयर प्रेजेंट है। ये बेस पेयर मैंने बताया कि ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस ही होते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा था प्यूरिन और पेरिमिडिन। प्यूरिन में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हम उसको पूजा करके याद कर सकते हैं। तो PU से प्यूरिन, G से आपका हो जाएगा गुआनाइन और A से हो जाएगा एडिनाइन, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, एडिनाइन का पेयरिंग किससे होगा, आपके थाइमिन से होगा, और गुआनाइन का पेयरिंग होगा आपके साइटोसाइन से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। जब हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा था, क्या देखा था, कि आपके जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो दो चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। एक होता है आपका प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पायरीमिडिन, ठीक है। तो ये प्यूरिन पेरिमिडिन तो पता चल गया। अब प्यूरिन में आपका क्या आ जाता है, तो प्यूरिन में आ जाता है आपका एडिनाइन एंड गुआनाइन, ठीक है। पिरिमिडिन में आ जाता है आपका साइटोसाइन और थाइमिन। तो ये तो नाइट्रोजनस बेस की बात हुई। अब जब डीएनए के केस में इसको देख रहे हैं, इन लोग पेयरिंग बना रहे हैं, तो इनका पेयरिंग किसके साथ हो रहा है, तो एडिनाइन का पेयरिंग हो रहा है आपका थाइमिन के साथ, गुआनाइन का पेयरिंग हो रहा है आपका साइटोसाइन के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एडिनाइन किसके साथ पेयरिंग करेगा, थाइमिन के साथ, गुआनाइन किसके साथ करेगा, साइटोसाइन के साथ। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ बनी हुई दिख रही है, एडिनाइन को आपके किसके साथ जोड़ के दिखा रहा है, थाइमिन के साथ। मतलब एक प्यूरिन रहेगा एक पिरिमिडिन रहेगा, और गुआनाइन का आपको साइटोसाइन के साथ दिखा रहा है, ठीक है। तो गुआनाइन आपका क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसाइन आपका पिरिमिडिन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। तो ये प्यूरिन पिरिमिडिन जो है एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से अटैच रहते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। तो उसी चीज़ को आपको पीछे बताया है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटी पोलैरिटी की बात हुई थी, तो वो एंटी पोलैरिटी किसको कह रहा है, तो मैं इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा कर लेती हूँ। हाँ, तो एंटी पोलैरिटी में जैसे आपका ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये 5' से शुरू होके इसका कहाँ पे ये एंड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है।
तो 5' से 3' इसका रहेगा। जो दूसरा चेन है आपका वो कैसे स्टार्ट होगा, जैसे ये आपका दूसरा चेन है तो ये स्टार्ट होगा 3' से और ये एंड होगा जहाँ पे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 5' में। ठीक है, तो इसी को कह रहे हैं एंटी पोलैरिटी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब क्या लिखा है, द टू चेन्स आर, ये तो हमने पढ़ लिया था, द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड मेक फॉर्म्स अ बेस पेयर, एडेनाइन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एडेनाइन आपका कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ग्वानाइन इज बॉन्डेड विथ साइटोसाइन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कितने बॉन्ड्स बनते हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो एडेनाइन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है आपके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, थाइमिन के साथ। ओके, और ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ जो मिला हुआ है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया इसने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडिन। तो बता रहे हैं कि प्यूरिन हमेशा किसके अपोजिट में रहता है, पिरिमिडिन के रहता है। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। और इन्हीं बेस पेयर्स की वजह से जो दोनों स्ट्रैंड हैं, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना है आपका, तो वो जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है उनके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। किसकी वजह से, ये बेस पेयर्स की वजह से। ठीक है, ये प्यूरिन और पिरिमिडिन्स की वजह से। ठीक है, then the two chains are coiled in a right handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer, a nanometer in 1 billionth of a meter, that is 10 to the power minus 9 m, and there are roughly 10 base pair in each turn. Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. तो देखो यहाँ पे आपको क्या बताया है कि जो डिस्टेंस होता है आपका एक एक बेस पेयर के बीच में कितना होता है आपका, 0.34 नैनोमीटर होता है। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ी कि ये जो हेलिक्स है उसका जो पिच होता है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। तो देखो ये जो 3.4 नैनोमीटर बता रहे हैं किस बारे में बता रहा है, ये आपका डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस फैशन में है, राइट हैंडेड फैशन में। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में। और ये जो यहाँ पे इस तरीके का बन रहा है दैट इज़ योर पिच, तो ये कितना है, 3.4 नैनोमीटर। ओके, और ये जो दोनों बेस पेयर्स हैं, ये जो दोनों बेस पेयर हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 0.34 नैनोमीटर। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए लिखने आता है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्ट स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। तो बता रहे हैं कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर रहता है, मतलब कुछ डिस्टेंस में। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपके जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपके बेस पेयर्स है, एक और बार बताया था कि बेस पेयर जो है एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताया कि जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब चीज़ें इनको क्या दे रही हैं, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको क्या दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही हैं। ठीक है, स्थिरता दे रही है। तो ये था आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे। तो सबसे पहले तो ये कि जो डीएनए है वो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो ये बने हुए होते हैं आपके शुगर के, फॉस्फेट के और नाइट्रोजनस बेस के। ठीक है ना, इनका जो बैकबोन होता है वो किसका बना होता है, आपका शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन बना होता है। और बेसेस जो रहते हैं आपके प्यूरिन, पिरिमिडिन, वो अंदर साइड में रहते हैं। ठीक है, इन साइड में। उसके बाद फिर हमने देखा था इनमें एक एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, दैट इज 5' to 3' एंड 3' to 5'। उसके बाद फिर हमने दूसरा चीज़ क्या देखा कि ये जो बेस पेयर्स हैं ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी अलग अलग नंबरिंग में रहते हैं। लाइक हमको पता है प्यूरिन है और एक आपका क्या है, पिरिमिडिन है। ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जैसे कि एडेनाइन है तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ। साइटोसाइन है या फिर ग्वाइनाइन जो है, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन लिख रहे हैं हम, तो ग्वाइनाइन जो है वो किसके साथ बना रहा है, आपका साइटोसाइन के साथ। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, एडेनाइन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्वाइनाइन जो है साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ओके, और ये जो बेस पेयरिंग हो रही है
डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ये क्या करती है, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करती है दोनों चेन के बीच में। उसके बाद हमने इनका जो साइज़ वगैरह है वो सब देखा कि ये जो दोनों चेन्स हैं ये कौन से फैशन में रहते हैं, राइट हैंडेड फैशन में रहते हैं। इनका जो पिच बनता है वो कितने का बनता है, 3.4 नैनोमीटर का। और ये नैनोमीटर को 1 बिलियन में लिया जाए तो कितना होगा, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। एंड दे आर रफली 10 बेस पेयर। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, आपका जो ये एक हेलिकल यहाँ से लेके यहाँ तक एक हेलिक्स बना, तो ये जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं आपके, टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि कितने बेस पेयर्स एक हेलिक्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो पिच बनता है वो कितना बनता है, 3.4 नैनोमीटर का। और बिलियंथ में इसी को लिया जाता है तो कितना बोल देते हैं, 10⁻⁻9 मीटर, ओके। उसके बाद फिर ये जो दो बेस पेयर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका, 0.34 नैनोमीटर का रहता है, ओके। तो ये था आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। यहाँ ऊपर पे भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्ट्रक्चर दिखा रहा है डीएनए के डबल हेलिक्स का। तो देखो ये बैकबोन दिख रहा है आपको, ये एक बैकबोन, ये और ये बैकबोन जो है किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका फॉस्फेट और शुगर ग्रुप का। और बीच में आपके कौन है, नाइट्रोजनस बेस हैं। तो आप देख सकते हो एडिनाइन ने किसके साथ बॉन्डिंग किया, थाइमिन के साथ, और इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। थाइमिन ने एडिनाइन के साथ, इसमें भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वाइनाइन ने साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग किया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ही आपको नोटिस करना है, ओके। तो ये था आपका सेलेंट फीचर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब हम देख लेते हैं जो थोड़ी सी बातें यहाँ पे लिखी है। Compare the structure of purine and pyrimidines. Can you find out why the distance between the two polynucleotide chain in DNA remain almost constant? Okay, फिर क्या लिखा है, the proposition of double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implementation become revolutionary. तो बता रहे हैं कि ये जो प्रपोजिशन होता है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है, मतलब जेनेटिक इम्प्लीकेशन जो रहता है वो क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी होता है, ठीक है। Then very soon Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which state that the genetic information flow from DNA to RNA, RNA to protein. ओके तो याद रखिएगा सेंट्रल डोगमा के नाम से। ये सेंट्रल डोगमा आपका किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया था और बताया था डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। लेकिन ये सेंट्रल डोगमा याद रखिएगा। डीएनए जो है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है और वो क्या बना लेता है आपका आरएनए, और स्पेशली कौन सा आरएनए बन रहा है आपका, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो वो क्या बनाएगा आपका, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के, दैट इज़ योर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो आगे तो हम पढ़ेंगे, बट एक आप थोड़ा सा याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए बनेगा, और जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोटीन बनेगा, ओके। मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहलाती है आपकी ट्रांसलेशन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस कहलाती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और अगर वायरस के केस में देखें तो जस्ट इसका उल्टा होता है, प्रोटीन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से डीएनए बनता है, तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। तो देखिए वायरसेस के केस में जस्ट अपोजिट क्यों हो रहा है, डीएनए की जगह आरएनए आ जा रहा है आपका, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है किसमें, डीएनए में, डीएनए से फिर प्रोटीन बन रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना वायरसेस, मोस्टली ऑफ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ डीएनए की जगह आपका आ जाएगा आरएनए, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर उसने क्या बना लेना है, डीएनए, और डीएनए जो है उसका ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बन जाएगा। किसके केस में, वायरस के केस में, बस बट नॉर्मली जो सेंट्रल डोगमा होता है आपका ये होता है। और ये सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ओके। तो ये था आज का आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट टॉपिक के साथ आऊँगी। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।